कैसे हैं आप लोग। वेलकम माय चैनल एसएसटी जोन। यहाँ हम डीएवी के सोशल साइंस को करते हैं। अभी हम कर रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस। डीएवी का हम कर रहे हैं डीएवी के सोशल साइंस का चैप्टर 11 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। चैप्टर 11 है हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। जो ब्रिटिशर्स हमारे पास हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, जो ट्रेड करने के लिए हमारी कंट्री में आए थे और बाद में जिन्होंने हमारे ऊपर रूलिंग स्टार्ट कर दी, हम उस चीज को इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं कि उसके अगेंस्ट हमने जो फर्स्ट टाइम वॉर किया था, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था, उस चीज को हम इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं ब्रेन मैप। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर में क्या है। देर आफ्टर हम करेंगे कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के रीजंस क्या थे? आखिर वो आए तो थे ट्रेड करने पर, ऐसा क्या हुआ जिससे हमें रिवॉल्ट करना पड़ गया? ठीक है, उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री, इमीडिएट, ये सारे कॉजेज होंगे। देर आफ्टर कोर्स ऑफ रिवॉल्ट, यानी रिवॉल्ट कैसे चला। फिर हम समझेंगे सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट को कैसे दबाया गया। फिर हमारा रिवॉल्ट जो फेल हुआ उसके भी रीजन समझेंगे। देयर आफ्टर एट द एंड आउटकम क्या निकला इस रिवॉल्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है हमारा, फ्रीडम स्ट्रगल आज 2025 में हम लोग, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, यानी हम ब्रिटिशर्स के अंदर जो कॉलोनियल कंट्री बने थे, उसमें जो हमारा स्ट्रगल था, उसमें सबसे बड़ा लैंडमार्क जो है ना 1857 के रिवॉल्ट को माना जाता है, मेजर लैंडमार्क। यानी उसी से शुरुआत हुई थी। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे उन्हें भी ये बहुत इंस्पायर करता होगा, किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। चलिए ये सबसे पहले शुरू कब हुआ? 10 मई 1857। ये याद रखने वाला डेट है, आपके दिमाग में एकदम ये डेट हरदम याद रहना चाहिए। 10 मई 1857, ये 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स ने अब मेरठ से ये स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? मेरठ से। इंडियन सोल्जर्स जो सिपाही थे उन्होंने स्टार्ट किया था। इसे ब्रिटिशर्स म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज भी कहते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था 10 मई 1857 को। उन्होंने अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर मानने से मना कर दिए थे। सोल्जर मार्च टू दिल्ली, वो मेरठ से लेके दिल्ली तक मार्च करके आए थे। 11 मई 1857 को पहुंचे थे। उन्होंने रेड फोर्ट पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। हम रोल ऑफ बहादुर शाह जफर को समझते हैं। ये बहादुर शाह जफर टू हैं। एक बहादुर शाह आप लोग जानते हैं जो औरंगजेब के बेटे थे, ये उसके बाद के हायरार्की में 4-5 जो किंग्स थे उसके बाद है बहादुर शाह जफर। ये हमारे लास्ट मुगल एम्परर हैं। चलिए, सिपोई अपील टू द एज्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू लेड द रिवॉल्ट। जो सिपोई थे उन्होंने मुगल एम्परर को कहा कि आप हमारे लीडर बन जाइए ताकि ये रिवॉल्ट हमारा आगे बढ़ सके। इन्हें शहंशाह हिंदुस्तान यानी एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, His leadership gave the revolt a sense of unity and legitimacy। इनकी जो रिवॉल्ट में जो इनकी लीडरशिप है, इससे इस रिवॉल्ट को ना एक यूनिटी मिली। यानी कि पूरी की पूरी कंट्री यूनाइट होकर इस रिवॉल्ट के अगेंस्ट है। इसलिए हम फर्स्ट फ्रीडम फाइट बोलते हैं इसको। और इससे लेजिटिमेसी मिली, यानी इससे कंफर्मिटी मिली कि हाँ, ये कंफर्म वॉर, कंफर्म फ्रीडम वॉर है। द रिवॉल्ट इज रेफर टू अ डिफरेंट नेम। इस रिवॉल्ट को बहुत सारे मतलब और भी नेम्स दिए गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे इसका एक नाम है द अपराइजिंग, दूसरा है द सिपाही म्यूटिनी। इसे ब्रिटिशर्स ने ऐसा नाम दिया। इसे हम रिवॉल्ट बोलते हैं अपने तरीके से, हम इसे फ्रीडम फाइट बोलते हैं, बट उनके लैंग्वेज में ये एक सिपाही म्यूटिनी थी। यानी सिपाही जो थे उन्होंने एक छोटा सा विद्रोह कर दिया था। ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये भी हम कहते हैं। इसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारे इंडियन हिस्टोरिक टर्म के अकॉर्डिंग ये हमारा नाम है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन हिस्टोरिक टर्म में कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है यूनाइटेड टू फाइट एज वन नेशन। बहुत सारे सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लोग आके इस जो हमारा फ्रीडम फाइट है इसमें सबने अपना कॉपरेशन दिया था, सभी ने इसमें पार्ट लिया था। अभी
ब्रिटिशर्स जब से इंडिया में आए, कंट्री को उन्होंने क्या स्लोली धीरे धीरे इसके वेल्थ और इंडिपेंडेंस को खत्म कर दिया। लोगों की इंडिपेंडेंस भी उन्होंने छीनी और लोगं के वेल्थ भी उन्होंने छीने। उनका मेन एम क्या था आने का? एक्सप्लॉइट इंडियाज रिसोर्सेज। इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको खत्म करना। From 1757 onward, the British won most battle against Indian rulers. 1757 एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। इस डेट में क्या हुआ था? इस डेट में प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। वो जीतने के बाद ब्रिटिशर्स को इंडिया में एंट्री करने का गेट मिल गया। इसके बाद उन्होंने जो भी फाइट की इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट, वो सारे के सारे वो जीते गए और बहुत सारे एरियाज को अपने अंदर वो लेते गए। They expand their control more and more areas of India. Indian wealth was sent to England. और वो क्या करते थे? इंडिया से उन्हें जो भी पैसा मिलता था, चाहे उनके ट्रेड के थ्रू, चाहे टैक्स के थ्रू, चाहे जीतने के बाद जबरदस्ती ले, किसी भी तरीके से जो पैसा लेते थे, जो वेल्थ लेते थे, उसको वो इंग्लैंड भेजते थे, जिससे लोगों के बीच में काफी ज्यादा एंगर था। Continuous exploitation made Indian unhappy and frustrated. This kind of continuous एक्सप्लॉयटेशन लोगों को अनहैप्पी और फ्रस्ट्रेट बना रहा था। फाइनली आफ्टर 100 years in 1857 इंडियन रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। 100 years, 1757 से लेकर 1857, यानी 100 years इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को। तो लोगों के बीच फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब इकट्ठा हुआ। फिर इसके अगेंस्ट 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ। अब स्प्रेड द रिवॉल्ट देखते हैं। हालांकि ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था सोल्जर्स से, सोल्जर्स ने इन्हें स्टार्ट किया था, जो मेरठ में सिपाही थे उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। बट इसमें बहुत और लोगों ने भी, मैनी ग्रुप्स ने इन्हें पार्टिसिपेट किया था, जैसे पीजेंट्स, आर्टिशंस, सोल्जर, एजुकेटेड इंडियन, सेवरल इंडियन रूलर्स। बहुत सारे किंग ने सपोर्ट किया था एजुकेटेड इंडियंस ने भी सपोर्ट किया था। सोल्जर्स थे ही, आर्टिशियंस यानी छोटे छोटे काम करने वाले, जैसे मटका बनाने वाले, चाहे कपड़े सिलने वाले, छोटे छोटे लोगों ने हेल्प की थी। पीजेंट्स, इन सब ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, बिकॉज सब के सब उनसे एक्सप्लॉइटेड थे। हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो गए थे इस फॉरेन रूल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब हम कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट समझेंगे। हमने ये समझ लिया कि रिवॉल्ट क्या था, अभी हम कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट में समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या था? जो रिवॉल्ट था वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिसेंटमेंट था, यानी ये 100 years का लॉन्ग स्टैंडिंग रिसेंटमेंट, मतलब एंगर था। लॉन्ग स्टैंडिंग रिसेंटमेंट यानी बहुत टाइम से चला आ रहा उनके अंदर एक सैनिक, एक पावर जो है ना, वो खत्म हो गई थी लोगों की। कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो जब बहुत लंबे टाइम तक उनके अंदर एंगर जमा रहा, तो फिर ये रिवॉल्ट के रूप में निकला। सिपाही वर डिससेटिस्फाई विद ब्रिटिश ट्रीटमेंट। सिपाही जो थे ब्रिटिश ट्रीटमेंट से डिससेटिस्फाई थे, यानी ब्रिटिशर्स सिपाहीज के साथ, इंडियन सिपाहीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वो अपने सिपाहीज को ज़्यादा सैलरी देते थे, कम काम रहता था, उनसे ज़्यादा टाइम काम करवाते थे, उनको ह्यूमिलिएट करते थे, बड़े पोस्ट नहीं देते थे। इसलिए वो डिससेटिस्फाई थे। उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता था। ज़्यादा बिग पोस्ट जो है वो अपने ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। मैनी इंडियन रूलर हैड पर्सनल ग्रीवियंस। और जो हमारे इंडियन रूलर्स, उनके पर्सनल अपने लेवल पे उनको ब्रिटिश के अगेंस्ट अपने ग्रीवियंस थे, यानी कि उनके स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे, उनसे वो ओवर टैक्सेस ले रहे थे, उनके राइट्स को कम कर रहे थे, उनको भी ह्यूमिलिएट कर रहे थे। लाइक बहादुर शाह जफर, वो दिल्ली से रिवोल्ट में थे। फिर तात्या टोपे हमारे ग्वालियर से हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से। इन सब लोगों ने भी रिवॉल्ट में अपने रीजन से कंट्रीब्यूट, मतलब अपने आप को पार्ट लिया। द कॉमन पीपल ऑफ प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस दिल्ली, लखनऊ और ग्वालियर से कॉमन पीपल ने भी इसमें साथ दिया। वो इसलिए नहीं थे कि उन्हें पावर या वेल्थ मिले, वो इसलिए थे क्योंकि वो एंड ऑफ फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन, इस फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना चाहते थे, इन फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकलना चाहते थे। पॉलिटिकल कॉजेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये हमारे लॉर्ड डलहौजी की फोटो है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंदर क्या था? इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट हेयर्स, यानी इंडियन रूलर्स को बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट करने के लिए परमिशन नहीं थी।
अगर किसी किंग के पास अगर अपना सन है तो वो स्टेट आगे उसका सन रूल कर सकता है, बट अगर किसी किंग के पास अपना सन नहीं है तो फिर वो स्टेट उस किंग के मरने के बाद ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। ये पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट हेयर्स, यानी वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। स्टेट्स विदाउट नेचुरल हेयर, वो स्टेट जिसमें नेचुरल हेयर नहीं है, यानी कि इनके पास अपना बच्चा नहीं है, वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स उसको क्या करते थे, अपने कब्जे में ले लेते थे। अब ये पॉलिसी क्या है, फियर एंड एंगर इंडियंस के बीच में बना रही है। कोई भी स्टेट नहीं चाहता था कि उनके स्टेट को ब्रिटिशर्स अपने अंदर ले ले, तो इसके लिए उनके अंदर एंगर भी था, फियर भी था कि अगर उनका पास उनका हेयर अपना नहीं आया तो फिर वो उनके स्टेट्स को ये अपने कब्जे में ले लेंगे। Many rulers joined the revolt as they were deprived of their kingdoms. बहुत सारे रूलर्स ने इसलिए भी ज्वाइन किए थे क्योंकि उनके किंगडम से उनको निकाल दिया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको समझ में आया। कोई किंग जिसके पास अपना नेचुरल सन नहीं है, आफ्टर उसके डेथ के बाद उसके स्टेट को जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने अंदर ले लेंगे। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब हम वायलेशन ऑफ ट्रीटी समझते हैं। इसके थ्रू तो वो स्टेट्स अपने अंदर कब्जा कर ही रहे थे, यानी अपना एक्सपेंशन कर ही रहे थे। उसके अलावा वो ट्रीटीज को भी वायलेट करते थे। एक ट्रीटी थी बच्चे, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जब वो क्या करते हैं, अपने सोल्जर्स, अपने आर्म्स फोर्सेस को स्टेट को रखने के लिए मजबूर करते हैं, अपने कोर्ट में एक ब्रिटिशर्स को रखने के लिए मजबूर करते हैं, उनसे कुछ पैसा लेते हैं एज अ टैक्स या फिर एज अ गिफ्ट लेते हैं, और उन्हें मतलब अपने अंदर ही रखना, यानी उन्हें ब्रिटिश गवर्नेंस मंजूर है ऐसा बोल के उनके अंदर रखते हैं। पर अपने सब्सिडरी अलायंस को भी वो खुद ही अपने बेनिफिट के लिए वायलेट करते हैं। द ब्रिटिश साइन ट्रीटीज विद इंडियन रूलर्स बट वायलेटेड देम फॉर देयर ऑन बेनिफिट। जब उनका अपना बेनिफिट हो इसके लिए वो वायलेट कर देते हैं। ये जो नोट्स हैं ये डीएवी के बुक से बनाए हुए हैं, इसलिए आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। सब्सिडरी अलायंस जिसमें हमारे नवाब थे वाजिद अली शाह, अवध के नवाब हैं, ठीक है। इनको फोर्स किया ब्रिटिशर्स ने कि हमारे ट्रूप को आप अपने पास रखें और उन्हें मेंटेनेंस पे करें। अब बताइए, अगर ब्रिटिशर्स का ट्रूप है तो क्या वो किंग के लिए लॉयल होगा या ब्रिटिशर के लिए लॉयल होगा? वो तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल होगा, बट उसको मेंटेनेंस के पैसे किसको देने पड़ रहे हैं? किंग को देने पड़ रहे हैं। ही कुड नॉट रिक्रूट यूरोपियन विदाउट ब्रिटिश परमिशन। वो किसी यूरोपियन को रिक्रूट भी नहीं कर सकते बिना ब्रिटिश परमिशन के। ए ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज प्लेस्ड इन हिज कोर्ट रिड्यूसिंग हिज पावर। अब उनके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट जरूर रहेगा, और वो किस लिए रहेगा? वो इसलिए रहेगा ताकि वो किंग के पावर को लिमिटेड कर सके। वो कोई बड़े फैसले उनसे पूछे बिना नहीं ले सकता। तो बैठा तो किंग के पोस्ट पे भले ही इंडियन रूलर है, बट चल किसकी रही है? ब्रिटिशर्स की चल रही है। अवध थ्रो लॉयल फॉर नियरली अ सेंचुरी। ये सारी चीजें मानने के बाद भी अवध काफी टाइम तक उनके साथ रहा, बट एट द एंड एनेक्स्ड ऑन द एक्सक्यूज ऑफ मिस गवर्नेंस। लास्ट में उसे भी अपने अंदर ले लिया। यहाँ उन्होंने वायलेशन ऑफ ट्रीटीज की, और किस ले लिया? एक्सक्यूज ऑफ मिस गवर्नेंस, यानी कि आप अच्छे से अपने स्टेट को रूल नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आपके स्टेट को अपने अंदर ले रहे हैं। तो दिस इज द वायलेशन ऑफ ट्रीटी, जिससे एंगर बढ़ा लोगों के बीच में। द नवाब वॉज एक्साइल्ड टू कलकत्ता। नवाब को कलकत्ता भेज दिया गया। एक्साइल्ड मतलब होता है उनके स्टेट से निकाल देना। अगर वो वहां रहेंगे तो वो दोबारा से उस स्टेट को अपने कब्जे में ले सकते हैं, या फिर आर्म फोर्सेस को उकसा सकते हैं कि वो उनका सपोर्ट करे, इसलिए उनको स्टेट से निकाल ही दिया जाता था। बेगम हजरत महल टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध। अब बेगम हजरत महल ने उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। हालांकि ब्रिटिशर्स ने लीगली नहीं दिया, बट उन्होंने कोशिश की खुद संभालने की। दिस शॉक्ड एंड अलार्म्ड अदर इंडियन रूलर्स। इससे इंडियन रूलर्स को शॉक लगा कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। और दूसरा, बेगम हजरत महल के इस डिसीजन से बाकी इंडियन रूलर्स को एक इंस्पिरेशन मिला कि उन्हें भी इनके अगेंस्ट होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये हमारे लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। ये 1848 में इंडिया आए थे। उनके रूल को ग्रेटेस्ट पीरियड माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1848 से 1856 तक काफ़ी एक्सपेंशन किया इंडिया के में, अपने टेरिटरीज को, काफ़ी एरियाज को बढ़ाया। अब हम समझते हैं इकोनॉमिक कॉजेज क्या है रिवॉल्ट के। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इंडिया की ट्रेडिशनल इकोनॉमी को उन्होंने खत्म किया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, छोटे काम जो किए जाते थे इंडिया में, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया।
जमींदारी सिस्टम जिसमें पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया, जिसमें पीजेंट्स को एक्स्ट्रा टैक्सेस लेके जमींदारी सिस्टम में उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। फिर पीजेंट्स को फोर्स्ड किया जाता था टू ग्रो क्रॉप्स नीडेड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री इंडिया में थी, उनको जो क्रॉप चाहिए या फिर बाहर भी जो क्रॉप चाहिए वही उनको उगाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है इंडिगो। इंडिगो की बड़ी डिमांड थी वर्ल्ड में, इसलिए इंडियन जो हमारे पीजेंट्स थे उनको इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जाता था। फेलियर टू पे रेवेन्यू ऑन टाइम लेड टू टॉर्चर और पनिशमेंट। अगर वो किसी रीजन से टैक्स नहीं दे पा रहे, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे, तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था और इम्प्रिजनमेंट दिया जाता, यानी जेल में डाल दिया जाता था। प्रिंसली स्टेट वर एनेक्स्ड। अगर किसी प्रिंसली स्टेट को वो अपने कब्जे में करते हैं, जैसे कि अवध के साथ हुआ, तो क्या मिलता था इन्हें? ब्रिटिश गेंड रेंट फ्री लैंड, यानी जो भी लैंड उस स्टेट का है वो सारा रेंट फ्री हो गया। पहले जो वो लैंड लेते थे उसका रेंट वो किंग को दिया करते थे। जब वो ट्रेड करने के लिए आए थे, जहां उन्हें अपना फैक्ट्री सेटअप करना है, उस जगह पे वो जब फैक्ट्री लगाते थे तो उसका एक प्रॉपर पैसा था वो किंग को दिया जाता था। बट इन दिस केस उन्होंने जिन जिन स्टेट को अपने अंदर लिया वो स्टेट उनका हो गया, तो उन्हें रेंट फ्री लैंड मिल गया। और बाकी लैंड जहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री नहीं रखी है उस स्टेट के लिए, उनको ह्यूज रेवेन्यू मिलता था, वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता था। कॉमन पीपल सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जब ये पैसा कमा रहे हैं इन लोगों से, तो इन्हें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट तो फेस करना ही पड़ेगा। कॉमन पीपल्स बहुत सफर कर रहे थे। द annexation of Awadh greatly affected soldiers, peasants, landlord, increasing public anger। जब अवध को इन्होंने एनेक्स किया तब वहां के सोल्जर्स, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड सब में बहुत ज्यादा एंगर बढ़ गया। इनका कंक्लूजन ये है कि पॉलिटिकल इनजस्टिस, ब्रोकन प्रॉमिस, एनेक्सेशन पॉलिसी और इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन, इन सब ने मिलकर रिवॉल्ट के लिए कलेक्टिवली एक फैक्टर बनाया जो रिवॉल्ट को लीड करता है। अब हम सोशल और रिलीजियस कॉजेस को समझते हैं। British social reforms were seen as interference in Indian custom and tradition। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स कौन से रिफॉर्म्स हैं? सती प्रथा को बंद करना या फिर वीडो रीमैरिज सिस्टम। ये सिस्टम्स सोशल रिफॉर्म्स हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे थे, बट ऑन दैट टाइम जो हिंदूज थे वो सोचते थे कि ये हमारे इंडियन कस्टम और ट्रेडिशन पर इनका इंटरफेरेंस है जो हमें नहीं चाहिए। उनका इंटरफेरेंस हिंदुओं को एक्सेप्टेबल नहीं था, उससे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फीलिंग्स बढ़ रही थी। मैनी इंडियंस अपोज्ड वेस्टर्न एजुकेशन। बहुत सारे इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन के भी अगेंस्ट थे, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी के भी अगेंस्ट थे। क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हिंदूज और मुस्लिम्स पे प्रेशर डाला जाता था वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें। तो इन चीज़ों ने हिंदू रिलीजियन या फिर मुस्लिम रिलीजियन बिलीफ को हर्ट किया। The Hindu law of property was changed to allow Christian convert to inherit ancestral property। उन्होंने हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को चेंज किया। कैसे चेंज किया? अगर मान लीजिए मेरा बच्चा है, वो मेरे घर या फिर मेरे लैंड का नेक्स्ट ऑनर होगा, फिर उसी का फिर उसका बच्चा जो है फिर ऑनर होगा। जैसे मेरी कोई जमीन है, उसका मेरा बच्चा मेरे बाद होगा, फिर उसी जमीन पर उसका बच्चा उसके बाद होगा। दिस इज अ हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। बट क्रिश्चियंस ने इस लॉ को बंद कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली, यानी आप क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए हिंदू से, तब आपका ये जो लॉ है तब ये चलेगा, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अपने फादर की मिलेगी। अगर आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट नहीं की तो वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। उससे ब्रिटिशर्स हड़प लिया करते थे। The spread of railway created fear among poor and illiterate Indians that they would lose their caste। अब रेलवे का एक्सपेंशन इंडिया में बहुत हो गया था, पर पुअर इलिटरेट इंडियंस को लगता था कि इससे वो अपना कास्ट खो देंगे। उन्हें लगता था एक ट्रेन है जिसमें सभी एक ही साथ बैठेंगे, रिच मतलब हाई कास्ट लो कास्ट के लोग, तो छुआछूत हो जाएगा, जिससे उनके कास्ट जो है वो उनको लॉस हो जाएगा, उस कास्ट उनकी खत्म हो जाएगी। उनके बिलीफ पर ये टच करता था। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। इंडिया में रह के इंडियंस को ही वो फर्स्ट क्लास रेलवे में ट्रेवल करने के लिए अलाउ नहीं करते थे। यानी इंडिया में जो ट्रेन का फर्स्ट क्लास होगा उसमें इंडियंस नहीं जा सकते थे, ब्रिटिशर्स ही जा सकते थे। दिस इज ऑल्सो वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग स्टेप जो लोगों को पसंद नहीं थी। कंजर्वेटिव इंडियंस वर अलार्म्ड बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेशन। कंजर्वेटिव इंडियंस वो थे जो पुरानी चीजों को मानते थे, जो अभी वेस्टर्न कल्चर को नहीं समझते, वो इंग्लिश और वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ थे। The British followed a policy of racial discrimination and considered themselves superior। ब्रिटिश जो थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते थे, यानी कलर ऑफ स्किन,
यानी वाइट पीपल इज सुपीरियर एंड ब्लैक पीपल या फिर जो मिक्स कलर्ड पीपल हैं वो क्या है, इंफीरियर है। वो इस चीज को समझते थे, वो अपने आप को बेस्ट समझते थे। थ्रू द ब्रिटिश स्पोक ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, द जुडिशियल सिस्टम वाज बायस्ड इन प्रैक्टिस। और ब्रिटिश बोलते थे कि इक्वल है सभी लॉ के सामने, पर जुडिशियल सिस्टम बायस प्रैक्टिस करती थी। अगर एक ही मिस्टेक, एक ही गलती एक ब्रिटिशर और इंडियन ने की है तो दोनों के लिए जो पनिशमेंट है ना वो अलग अलग हुआ करती थी। और जुडिशियल सिस्टम में जजेस भी ब्रिटिशर्स होते थे, इंडियंस नहीं होते थे। कुछ र्यूमर्स भी थे फैले हुए, जैसे कि कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स, ऐसा र्यूमर फैला हुआ था। और फैला हुआ था कि फ्लोर या फिर मिठाई में जो है बोन डस्ट मिक्स कर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ र्यूमर्स भी इंडियंस के बीच में फैले हुए थे। अब मिलिट्री कॉजेस हम समझते हैं। Indian sepoy helped the Britishers establish their empire but were humiliated instead of being rewarded. स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते थे तो इंडियन सिपॉय ने ही उनकी हेल्प की थी। इसके बदले उन्हें उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए था, बट उन्होंने ह्यूमिलिएट किया। उनकी एक गलती पर उनको मारा पीटा जाता था, उन्हें कम सैलरी दी जाती थी, उन्हें नीचे वाले पोस्ट दिए जाते थे। तो इस तरीके से ह्यूमिलिएशन होता था उनका। देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। द हाईएस्ट रैंक फॉर एन इंडियन सिपाही वॉज सूबेदार। जो हाईएस्ट पोस्ट था इंडियन सिपाही का उसे सूबेदार कहते हैं, बट सूबेदार उतना हाईएस्ट पोस्ट होता नहीं है, उससे ऊपर के पोस्ट सारे ब्रिटिशर्स को मिलते थे। ठीक है, whose salary was less than the minimum pay of यूरोपियन रिक्रूट। यूरोपियन में कोई नया आदमी आएगा उससे भी बहुत कम इस सूबेदार की सैलरी होती थी। उसके अलावा भी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो 1856 में आया, इस एक्ट के अंदर ओवरसीज सर्विस जो है कंपलसरी हो गई उन लोगों के लिए जो तुरंत तुरंत न्यू ये मिलिट्री में ज्वाइन रिक्रूट होंगे, न्यू रिक्रूट होंगे, उनको ओवरसीज सर्विस करनी पड़ेगी, जो हिंदू बिलीफ के अगेंस्ट थी। हिंदू सोल्जर अपोज दिस, वो अपोज करते थे बिकॉज दे बिलीव ओवरसीज ट्रेवल वुड लीड टू लॉस ऑफ कास्ट। क्योंकि क्या होगा कि अगर वो ओवरसीज ट्रेवल करते हैं तो वो अपने कास्ट को लॉस करेंगे, तो ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, वो उनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट था। अब इमीडिएट कॉज हम समझते हैं, द एनफील्ड रिफिल इंसिडेंट। जो एनफील्ड राइफल कार्टिज था उसको ग्रीज किया जाता था, ग्रीज्ड पेपर दैट हैड टू बटन बिफोर लोडिंग, उसको लोड करने से पहले उसको मुंह से काटा जाता था। तो ऐसा बिलीव था दैट ग्रीज वाज मेड ऑफ काउ एंड पिग फैट, ये काउ और पिग फैट इस पर लगाया जाता है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ऑब्जेक्शन था इससे। हिंदू ऑब्जेक्टेड बिकॉज द काउ इज सैक्रेड, हिंदू के लिए काउ बहुत ही सैक्रेड है इसलिए उन्हें ऑब्जेक्शन था। और मुस्लिम को इसलिए था कि पिग इज अनक्लीन, पिग एक अनक्लीन है। तो इन दोनों फैक्टर से हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस बिलीफ पे के अगेंस्ट था ये मंगल पांडे है, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रोल ऑफ मंगल पांडे। ऑन 29 मार्च 1857 कलकत्ता के बैरक से हुआ। बंगाल रेजिमेंट में सिपाही थे हमारे मंगल पांडे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ग्रीज कार्टिज को यूज करने से। ठीक है, रिफ्यूज टू यूज ग्रीड कार्टिज, उन्होंने मना कर दिया। ही शॉट हिज सर्जेंट, उन्होंने अपने सर्जेंट को गोली मार दी। ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड, उन्हें अरेस्ट किया गया, उन पे केस चला गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। दिस इंसिडेंट इनकरेज मैनी सिपाही टू राइज इन रिपोर्ट, ये इंसिडेंट जो है बहुत सारे सिपाही को एक इंस्पिरेशन देता था, इनकरेज करता था कि उन्हें रिवॉल्ट में पार्ट लेना चाहिए और रिवॉल्ट को बढ़ाना चाहिए। तो रोल ऑफ मंगल पांडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेट क्या है, 29 मार्च 1857। ठीक है, उसके पास इन्होंने इसे मना कर दिया था। अब कोर्स ऑफ रिवॉल्ट पढ़ते हैं हम। द रिवॉल्ट फर्स्ट ब्रोक एट मेरठ इन अप्रैल 57। तो सबसे पहले हमारा रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ था, मेरठ में स्टार्ट हुआ था। सिपोई रिफ्यूज टू ग्रीज कार्टिज, सारे सिपोई ने ग्रीज कार्टिज को यूज करने से रिफ्यूज कर दिया था। जिन सिपोइज ने रिफ्यूज किया था उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था, दे वर कोर्ट मार्शल एंड सेंटेंस टू 10 years इम्प्रिजनमेंट, उन्हें 10 साल की इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। ऑन 10 मई 1857 द मेरठ रेजिमेंट रिवॉल्टेड। 10 मई 1857, ये डेट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस डेट पे रिवॉल्ट जो है स्टार्ट होता है। दे ब्रोक ओपन द प्रिजन, वो अपने प्रिजन जेलों को तोड़ते हैं, फ्री द सोल्जर, सारे सोल्जर्स को फ्री करते हैं, मार्च टू दिल्ली ऑन 11 मई 1857, और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं और रेड फोर्ट पर अपना कंट्रोल करते हैं। द रेबेल प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर टू और एज देयर लीडर
और उन्होंने बहादुर शाह जफर टू को एज ए लीडर प्रोक्लेम किया, लोग मतलब घोषणा की, बताया लोगों को। ठीक है, तो ये कोर्स आपको समझ में आता है कि मेरठ के अप्रैल में फर्स्ट टाइम रिवोल्ट ब्रोक हुआ था। कार्टिज जो थी, ग्रीस्ड कार्टिज, उसको रिफ्यूज किया गया था, उनका कोर्ट मार्शल और 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हुआ। 10 में 1857 को मेरठ रेजिमेंट में रिवोल्ट हुआ। जो सिपाही थे उन्होंने प्रिजन्स तोड़ दिए, सोल्जर्स को फ्री किया, मार्च करके दिल्ली पहुंच गया और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया। स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, यानी रिवोल्ट जो है इंडिया के कई पार्ट्स में था। कानपुर में उसको लेड कर रहे थे हमारा नाना साहिब और उनके जनरल थे तात्या टोपे। फिर अवध में बेगम हजरत महल, जो मैंने बताया था, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। ठीक है, सेंट्रल में हमारी रानी झगसी की रानी लक्ष्मीबाई। रिवोल्ट जो है बरेली, आगरा, बनारस और अदर प्लेसेस में भी फैले हुए थे। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया था। एरियाज नॉट ज्वाइनिंग द रिवोल्ट, सबसे पहले जो सिख लीडर ऑफ पंजाब थे उन्होंने इस रिवोल्ट में अपना पार्ट नहीं दिया था। निजाम ऑफ हैदराबाद और सिंधिया ऑफ ग्वालियर डिड नॉट ज्वाइन। यही हमारे रीजंस भी बनेंगे फेलियर होने के। तो जो ये सिख लीडर्स हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद है, सिंधिया ऑफ ग्वालियर है, इन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। मद्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट ऑल्सो रिमेन लॉयल टू ब्रिटिश। ब्रिटिश के अंदर जो सिपोई म्यूटिनीज थी, सिपोइज जो थे, उनके ना अलग अलग रेजिमेंट्स हुआ करते हैं। तो मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट ने अभी भी ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया था, ये उनके ही लॉयल रहे। अफगान एंड गोरख जो थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट किया। तो ये जो लोग हैं उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्ट नहीं लिया। रेजिमेंट हमारे मद्रास और बॉम्बे हो गए, अफगान और गोरख ने भी सपोर्ट नहीं किया, और सिख, निजाम और सिंधिया ने भी सपोर्ट नहीं किया। अब नेचर ऑफ रिवोल्ट हम समझते हैं। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द सिपोई, सिपोई से स्टार्ट हुआ था। इसमें पार्टिसिपेशन हो गया पीजेंट और आर्टिसंस का, क्योंकि इससे इसे स्ट्रेंथ मिली, लोग बढ़े इसमें। कोई सिपोई कोई जो रिवोल्ट है वो अकेले कुछ लोगों का नहीं होता, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे वो उतना उतना स्ट्रेंथ वाला रिवोल्ट होगा। इट शोड स्ट्रॉन्ग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी शो करता है। इट वॉज अ मेजर अपराइजिंग, इसे एक मेजर अपराइजिंग कहा जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रिटिशर्स को समझाने वाला था कि यहाँ के लोग भी रिवोल्ट कर सकते हैं। तो ये मेजर अपराइजिंग था, लोगों के अंदर एक फीलिंग, एक हिम्मत देने की चीज थी। इट वॉज इवेंचुअली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, और ये लास्ट में ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस भी हो गया। ठीक है, कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं, वो बिहार से हैं। अभी तक आपने काफी सारे नाम याद किए। झांसी की रानी जो झांसी की हैं, तात्या टोपे ये हमारे कानपुर से हो गए, बेगम हजरत महल हमारी कहाँ की हो गई, अवध की हो गई, कुंवर सिंह हमारे बिहार के हो गए। ये आपको याद रखना, ये वेस्टर्न बिहार से थे, ये 80 ईयर्स के थे और इन्होंने बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर का रोल निभाया, यानी वहां से बहुत अच्छी फाइट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने किया। कुंवर सिंह इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जितने भी नाम हम डिस्कस करें वो आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, फिलअप्स के लिए, मैचिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट समझते हैं। ब्रिटिश ने सबसे पहले दिल्ली को रिकैप्चर किया। ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, क्योंकि ये रिवोल्ट का सेंटर था। कश्मीरी गेट को इन्होंने जला दिया, कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप। 100 ऑफ पीपल वर मैसेकर्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। मैसेकर्ड होता है जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाता है, उसे मैसेकर्ड कहते हैं। बहादुर शाह जफर टू वाज ट्राई टू ट्रीजन एंड एक्साइल टू रंगून, बहादुर शाह जफर को जेल भेज दिया गया और बाद में उन्हें रंगून भेज दिया गया। हिज सन वाज शॉट डेड बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ने क्या किया, उनके बेटों को भी गोली मार दी। कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड अरेस्ट बहादुर शाह जफर ब्रोक द बैकबोन ऑफ रिवोल्ट। अब ये रिवोल्ट कैसे टूट गया, अगर दिल्ली पर उनका कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया, तो इस तरीके से ये जो बैकबोन ही रिवोल्ट का टूट गया। उन्होंने बाद में लखनऊ को भी रिकैप्चर कर लिया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग इन बैटल, और वो बैटल में लड़ते लड़ते ही रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो गई। तात्या टोपे को कैप्चर किया उन्होंने, बाद में उन्होंने हैंग कर दिया, यानी उन्हें फांसी की सजा दे दी। अब हम समझते हैं कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। अभी तक हमने जो समझा, अब हम जानते हैं क्या थे रीजंस, क्या थे, फेल क्यों हो गया हमारा यह रिवोल्ट। द रिवोल्ट वाज प्लान्ड इन एडवांस बट इट स्टार्टेड बिफोर द फिक्स डेट। इसको प्लान तो बहुत दिनों से किया जा रहा था, पर ये जो स्टार्ट हुआ तो फिक्स डेट से पहले स्टार्ट हो गया। द प्लान फेल्ड बिकॉज द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड सिमिलरली टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली नॉर्थ और मिड इंडिया
में ही फैला, ये पूरे कंट्री में ना इक्वली नहीं फैला। तो इसलिए भी ये एक रीजन रहा कि सब जगह इसके पार्टिसिपेशन नहीं थी। इट रिमेन लार्जली टू कन्फाइंड नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, मेक इट इजियर फॉर द ब्रिटिश टू कंट्रोल। अगर पूरे इंडिया में होता तो ब्रिटिशर्स इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, पर क्योंकि एक छोटे हिस्से में था तो ये ब्रिटिशर्स ने इजीली इसको कंट्रोल कर लिया। दूसरा है देयर वॉज नो यूनिटी और कॉमन आइडियोलॉजी अमंग द रिबल। अब जो यूनिटी और कॉमन आइडियोलॉजी का यहाँ पे लैक है, कम है, क्योंकि बंगाल सिपाही वांटेड टू रिस्टोर मुगल ग्लोरी, नाना साहेब तात्या टोपे एम टू रिवाइव मराठा पावर, रानी लक्ष्मीबाई फॉट फैमिली फॉर हर ओन किंगडम। तो ये सारे लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे थे, बट इनके बीच में यूनिट नहीं थी और आइडियोलॉजी सेम नहीं थी, क्योंकि बंगाल के सिपाही चाहते थे कि मुगल दोबारा से आ जाए, नाना साहब और तात्या टोपे चाहते थे कि मराठा पावर मेन में आ जाए, रानी लक्ष्मीबाई को अपने किंगडम को बचाना था। तो ये रीजन था। तो एक सेम आइडियोलॉजी भी जरूरत होती है किसी रिवोल्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब है इंपॉर्टेंट ग्रुप्स डिड नॉट ज्वाइन, जैसे मैंने बताया था कि इन ग्रुप्स ने ज्वाइन नहीं किया। सिख, निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया ऑफ ग्वालियर रिमेन अनअफेक्टेड, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने इसमें अपने आप को डाला ही नहीं। गोरख स्टे लॉयल टू ब्रिटिशर्स एंड हेल्प सप्रेस द रिवॉल्ट, गोरख ने इवन क्या किया, ब्रिटिशर्स को हेल्प भी किया कि रिवॉल्ट को आप दबाओ, उन्होंने उन्हें पावर भी दे दी और वो ब्रिटिश के लॉयल रह गए। द रेबल लैक मॉडर्न वेपन्स, यानी रेबल के पास, जो हमारा रेबल था उसमें मॉडर्न वेपन्स का कमी था, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन कम था। बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो हमसे काफ़ी डेवलप हैं, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, जो आर्म फोर्सेस थे वो ट्रेंड थी, बट इंडिया के जो वेपन्स भी नहीं थे उनके पास और ट्रेनिंग भी वैसी नहीं थी। द ब्रिटिशर्स हैड बेटर आर्म्स, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी, उनके पास तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा ही था, तो उन्होंने उसके ऊपर ओवर कर लिया। लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट वॉज वीक एंड अनऑर्गेनाइज्ड, लीडरशिप बहादुर शाह जफर टू को लीडर तो बना दिया गया था, पर वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, वीक थे और अनऑर्गेनाइज था, क्योंकि कम्युनिकेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो वो उतने ऑर्गेनाइज नहीं था। इंडियन रूलर फॉट फॉर देयर ऑन टेरिटरीज रेदर देन नेशनल फ्रीडम। द ब्रिटिश रिसीव टाइमली हेल्प फॉर द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश को ब्रिटेन की गवर्नमेंट से भी हेल्प मिल गया। तो हमने 5 रीजंस पढ़े हैं जो इस रिवॉल्ट को फेल करता है। पहला समझ लो कि ये फिक्स डेट से पहले हो गया। दूसरा यूनिटी और आइडियोलॉजी की कमी थी। तीसरा कुछ लोगों ने इन्हें ज्वाइन नहीं किया, सिख, निजाम और हैदराबाद ने, बल्कि गोरख्स ने इन्हें हेल्प भी की। फिर रेबल में हमारे पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं था, ऑर्गेनाइज मिलिट्री नहीं थी। फिर लास्ट कि हमारे पास वीक और अनऑर्गेनाइज लीडरशिप थी। ठीक है, ये 5 रीजंस हैं। ये आपके एक क्वेश्चन प्रिपेयर करता है। अब हम समझते हैं रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी का रूल जो है ना अब खत्म हो गया। अभी तक इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, अब ब्रिटिश यानी क्वीन विक्टोरिया का रूल होगा। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1 नवंबर 1858। याद रखना, पावर पास टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को अब ये पावर चला गया। डेट क्या है? 1 नवंबर 1858। ठीक है, याद रखना है। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया। पहले हमारे कौन थे एम्परर, कौन थे इंडिया के? हमारे थे बहादुर शाह जफर टू। अब हमारे एम्प्रेस ऑफ इंडिया क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम कर दिया गया, माना गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हुए इसके बाद। ये तो हो गया नाम की चेंजेस, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से मूव हो गए हम क्वीन विक्टोरिया के पास, यानी ब्रिटिशर्स के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या हुए हैं? ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट असिस्टेड बाय अ काउंसिलर, ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, जो उस काउंसिल को असिस्ट करेगी। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय, जो गवर्नर जनरल हमारे इंडिया में अभी तक थे, अब उनको टाइटल दे दिया गया वाइसराय। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी अब उनके काउंसिल से किसी मेंबर को भेजा जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर यहाँ नहीं होगा, उनके काउंसिल से कोई यहाँ पे आएंगे रिप्रेजेंटेटिव, जो ब्रिटेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और उनके टाइटल को हम क्या कहेंगे? वाइसराय। यानी गवर्नर जनरल टाइटल अब हट गया, अब नया टाइटल क्या आ गया? वाइसराय आ गया। ठीक है, द ब्रिटिश ऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट फ्यूचर रिवॉल्ट, ब्रिटिश ने अब क्या किया? आर्मी के लिए उन्होंने फ्यूचर रिवॉल्ट ना हो इसके लिए आर्मी को ऑर्गेनाइज किया।
द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड यूथलेस एक्सपेंशन वाज अबेंडेंड। अब क्या हो गया, जो पहले एक्सपेंशन कर रहे थे अपने वो स्टेट का, अब उसे बंद कर दिया गया, अब वो अलाउड नहीं था। इंडियन प्रिंसेस वर एश्योर्ड दैट, इंडिया के जो किंग थे, प्रिंस थे, उनको एश्योर किया गया देयर स्टेट वुड नॉट बी एनेक्स्ड, उनके स्टेट को अब कब्जे में नहीं लिया जाएगा, जैसे हैं वैसे रहेंगे। दे वर अलाउड टू राइट टू अडॉप्ट हेयर्स, वो अपने नेक्स्ट जो हेयर्स हैं उनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मिलिट्री एंड पॉलिसी चेंजेस हो गया। अब रिलीजियस और सोशल एश्योरेंस भी लोगों को दिया गया। फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज गारंटीड टू इंडियन, अब इंडियन को कहा गया कि आप अपनी फुल रिलीजियस फ्रीडम है, आप जैसी पूजा करना चाहें, जो करना चाहें कर सकते हैं। इंडियंस वर एश्योर्ड दैट हाई पोस्ट वुड बी गिवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और ये भी कहा कि आपको हाई पोस्ट भी दी जाएगी। इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इस 1857 के रिवॉल्ट का। By the end of 1859 ब्रिटिश कंट्रोल was fully restored, अब पूरा ब्रिटिश का कंट्रोल है, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की। बहुत बड़ा चेंज है, याद रखना। थ्रो अनसक्सेसफुल द रिवोल्ट बिकेम द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर इंडियम, भले ही अनसक्सेसफुल हुआ हो पर इसे हम ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम भी कहते हैं। इट इंस्पायर्ड लेटर फ्रीडम मूवमेंट, इट्स हीरोज बिकम नेशनल सिंबल, जैसे मंगल पांडे, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, ये हमारे नेशनल सिंबल बन गए ये हीरोज, और इन्होंने बहुतों को इंस्पायर किया। Thank you.